एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे। यह हाल ही में प्रारंभ हुआ है 1 जुलाई 2024 को ही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यह सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी का प्री एग्जाम हो, बीपीएससी का प्री एग्जाम हो, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर रेलवे, सभी एग्जामों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आएगा ही। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? सूचना का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 तक क्लॉज 1 में इसे शामिल किया गया है और इसे पारित किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? वर्ष 1989 में पूछा जा रहा है, स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। आंसर हो जाएगा एल.एम. थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पूछा जा रहा है 1989 में, तो एल.एम. थुंगन समिति, वही एल.एम. सिंघवी समिति कब 1986 में यह सुझाव रखा था और एल.एम. सिंघवी समिति के ही सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, आंसर हो जाएगा भाग 5। ऑप्शन नंबर ए। भाग 3 में है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, भाग 6 राज्यों से संबंधित है, भाग 5 संघ, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 6 राज्य। भाग 1 में क्या है बताएंगे? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 5 मिलान करना है, अनुच्छेद से संबंधित दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 26 पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी, अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में आता है 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन से, ग्राम पंचायत का गठन से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय से। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से है। इसका जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। खुद से भी एक बार आप लोग मिलाने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 नंबर, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, या कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही दिया गया है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन पे गौर करेंगे, संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधित्व चुन करके आते हैं। द्वैध शासन बिल्कुल है, केंद्र का अलग शासन है, राज्यों का अलग शासन। शासन की अगर बात की जाए तो केंद्र द्वैध, केंद्र में भी शासन है, राज्य में भी है और पंचायती स्तर पे भी है, स्थानीय स्तर पे भी है। तो द्वैध शासन बिल्कुल सही है। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं, अलग अलग है। दोहरी नागरिकता तो यह तो है नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना तो याद होना ही चाहिए, और प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है? संप्रभुता भी है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया है, जयपाल सिंह, जी दुर्गाबाई देशमुख, एच.सी. मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट भी है।
भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जानते होंगे, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी यह उपाध्यक्ष बने थे 25 जनवरी 1947 को। 25 जनवरी 1947 को यह उपाध्यक्ष बने थे। दो उपाध्यक्ष बने थे, एक हैं H.C. मुखर्जी और दूसरा का नाम है V.T. कृष्णमाचारी। V.T. कृष्णमाचारी 16 जुलाई 1947 को उपाध्यक्ष बने थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को किसने भाग नहीं लिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग। और 9 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हालांकि दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 और इसी में अस्थायी अध्यक्ष जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। 2 दिन बाद तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? लोक लेखा समिति, भारतीय राजस्व में से, राज्यों के राजस्व में से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राजस्व में से। लोक लेखा समिति जो कि सबसे पुरानी समिति है, 1919 के अधिनियम के तहत इसका गठन 1921 में हुआ था। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इनका जो हेड होता है यह विपक्ष के नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी की अंतिम विजय थी, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवाजी की अंतिम विजय थी कहाँ की? जिंजी की, रायगढ़ की, पन्हाला की, बीजापुर की। शिवाजी का अंतिम अभियान 1676-78 में और 1678 ईस्वी में ही इन्होंने जिंजी का अभियान किया था। जिंजी का अभियान किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका अंतिम अभियान कर्नाटक का अभियान था। और जिंजी के किलेदार कौन थे? अब्दुल्ला हबसी थे। अब्दुल्ला हबसी जिंजी के क्या थे? किलेदार थे, अब्दुल्ला हबसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट और शवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? जाट और शवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी। मनसबदारी प्रणाली किसने लाया था? तो अकबर ने लाया था। इक्तादारी की बात की जाए तो यह इल्तुतमिश ने लाया था। इक्तादारी व्यवस्था किसने लाया था? इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा। और इसे समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पे क्वेश्चन है, गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 से लेकर के 1206 में स्थापना की गई थी और 1290 तक गुलाम वंश या फिर दास वंश या मामलक वंश चला था। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का ही रहा था। 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश का शासन चला था और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का ही था। 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश का शासन चला था। 1451 से लेकर के 1526 तक 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासन चला था। लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और 1526 में ही कौन से वंश की स्थापना हो गई थी? मुगल वंश की स्थापना, जो कि बाबर ने ही किया था। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? चंदेल राजा पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर। विद्याधर। महमूद गजनवी का सामना किया था विद्याधर। और यह जो युद्ध हुआ था यह अनिर्णायक युद्ध हुआ था, इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है।
एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर बी एपिग्राफी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल। जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम का प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल निकासी का प्रमाण धौलावीरा से ही मिला है और यह कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और इसकी खोज जेपी जोशी और आरएस विस्ट के द्वारा किया गया था 1967 में। कालीबंगा यह कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है। और यहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बुध नामक एक छोटे से गण संबंधित थे। बुध नामक एक छोटे से गण संबंधित थे, तो यह शाकगण से संबंधित है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शाकगण। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को बनवाया था हरिसेन और उस समय कौशल के शासक थे महेंद्र। कौन थे? महेंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुनामी किसके कारण नहीं होती है? सुनामी आने का क्या कारण नहीं है? समुद्र के नीचे भूस्खलन से भी सुनामी आ सकती है, भूकंप से भी सुनामी आ सकती है, ज्वालामुखी विस्फोट से भी, लेकिन तूफान इसका कारण नहीं है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए तूफान सुनामी आने का कारण नहीं है। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं अल नीनो और ला नीनो से। कोरियोलिस वल क्या है? जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो एक वल की उत्पत्ति होती है जिसे कोरियोलिस वल कहते हैं। आम्र वर्षा या तो केरल कर्नाटक में होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल नीनो। अल नीनो जब भी यह व्यापारिक पवन चलती है तो मानसून जो है कमजोर हो जाती है और भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वही ला नीनो जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह अच्छी खासी वर्षा करवाती है, मानसून लेकर के आती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह कहाँ है? ब्राजील का बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, जो कि विश्व का कॉफी पोर्ट है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। 4 द्वीप को आप लोग क्रम से याद रखिएगा। सबसे ऊपर में है होक्काइडो, होक्काइडो द्वीप। उसके नीचे है होन्शु, होन्शु के नीचे शिकागो और शिकागो के नीचे है क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु, इसे आप लोग क्रम से याद रखिएगा। होक्काइडो ये हो जाएगा, उसके नीचे हो गया होन्शु, होन्शु के नीचे शिकोकू और शिकोकू के नीचे क्यूशु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होक्काइडो। सबसे उत्तरी पूछा जा रहा था, होक्काइडो बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। ऑप्शन पे नज़र डालिएगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बिल्कुल राइट आंसर। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में पूछा जा रहा है कौन सा समुद्र स्थित है। पश्चिम इस तरफ कौन सा हो जाएगा? अरब सागर, अरब सागर। और इस तरफ क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। थोड़ा मैं वक्त देती हूँ, इसे आप लोग गौर से देख लें और इसका आंसर डिसाइड करें। दक्कन ट्रैप की अगर बात की जाए, दक्कन ट्रैप इसका हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन, क्रिटेशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, उत्तर नूतन। अरावली जो कि सबसे प्राचीन है प्री कैम्बियन हो जाएगा, प्री कैम्बियन। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष अत्यंत नूतन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार खुद से भी मिलाने का प्रयास करिएगा और आंसर को भी मिलाइएगा। चलिए तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? हिमालय पार नदी ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र या हिमालय पार नदी है। हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है?
भारत की विशाल घाटी किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा गांधी कोटा की विशाल घाटी को। गांधी कोटा की विशाल घाटी को है कहाँ? आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिल करना है कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को, कहाँ की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किन राज्यों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य दिया गया है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है, बताइएगा। विश्वेश्वरैया जो कि कर्नाटक में है, यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों की केमानगुडी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। जी बिल्कुल, यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुडी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। जी हाँ, संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है नहीं, इससे काफ़ी दूर कोयला का उत्पादन होता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है, यह कोयला से दूर है और इसका स्थापना किया गया था 1923 में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? आलिया बेट, खलिया बेट, साधु बेट, यह सब कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्न का मिलान कीजिए। जिसे जानते होंगे उसे पहले मिलाइएगा। भील जनजाति, भील जनजाति तो रहती है मालवा वाले क्षेत्र में, मालवा। थारू, थारू हो जाएगा तराई वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है तो तराई हम लोग लगा सकते हैं। टोडा जनजाति, यह तो नीलगिरी हो जाएगा। गोंड जनजाति, बस्तर, बस्तर। इसका जो आंसर होना चाहिए 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 1 3 2। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? केला, यूकेलिप्टस, बबूल या फिर नीम? कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस। यह पानी का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ही करता है, बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है यूकेलिप्टस। पानी की ज़रूरत इसको काफ़ी होती है, इस कारण से पानी की कमी होने लगती है। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS में नहीं है, 3 RS में नहीं है। रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज है लेकिन रिसोर्स नहीं है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, लेकिन रिसोर्स नहीं है 3 RS में शामिल। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB भावनगर में, मुंबई में, पुदुचेरी में या फिर जामनगर में? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ है? जामनगर में। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। देखिए, बंगाल का गवर्नर बना था सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का पद लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके 1833 में भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया गया, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। फिर भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके 1858 में वायसराय का पद लाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप मैंने सही ही बताया है, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 38 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? फांसी किन्हें दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशाल कोवर को। कुशाल कोवर को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। 24 दिन तक यह यात्रा चला था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने अपना यात्रा समाप्त करके सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? दोनों बताइएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, स्थापना किसने किया था? इतने सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था 1867 में। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इनमें से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन को देखिएगा। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील आंदोलन चलाए गए थे। कहाँ? तो बंगाल वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में भी कह लीजिए। और इसकी चर्चा नील दर्पण में किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, W.S. सीटन कर। नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? W.S. सीटन कर। दीनबंधु मित्र का पुस्तक है नील दर्पण। क्वेश्चन नंबर 42, 1770 में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? केन्या सरकार और अन्य नेताओं ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल वाले क्षेत्र में। बंगाल वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था 1665 ईस्वी में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में खालिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? 1815 में नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान वायनाड जनपद में लगाए गए थे। कहाँ? वायनाड जनपद में। नेक्स्ट है, मिलान करिए। समुद्री यात्री का नाम दिया गया है और देश वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि अमेरिका की खोज की, यह स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन कुक कहाँ का था? तो यह हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान, हॉलैंड का था। 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है? कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, मैक्स वेबर, लेवी स्ट्रॉस। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? दुर्खिम का है। थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। 100 प्रश्न को हम लोग को देखना है। एक संस्था से बनती है। एक संस्था किससे बनती है? एक संस्था किससे बनती है? नियमों एवं विधियों से। ऑप्शन नंबर बी, नियमों एवं विधियों से। ऑप्शन नंबर बी सर के द्वारा ही बताया गया, सभी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? पंखावज नहीं है, जबकि धमार, ध्रुपद, तराना यह सब है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यह सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है।
फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? आंसर हो जाएंगे मैकियावेली को। अमेरिका में उपनिवेशवासियों की सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? दिसंबर 1862 में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? चौथी पीढ़ी। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? पटचित्र कहाँ का है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोवा, दिल्ली, हैदराबाद, केरल। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ का है? गोवा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? गोवा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसकी पुस्तक है? अमीश त्रिपाठी का है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा या तो तबला वादक है, तबला वादक। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तबला वादक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य दिया गया और अवस्थिति दिया गया है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, नाना। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जबकि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, वास्ता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक। क्लियर? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पेरिस नहीं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पेरिस नहीं, स्विट्जरलैंड होगा। स्विट्जरलैंड, पेरिस नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिनेवा नहीं, नैरोबी। नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी नहीं है, न्यूयॉर्क में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। याद कर लीजिए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1969 में। 1969 में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। बेड योर बैक वॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेड योर बैक वॉक का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। कहाँ? क्रिकेट में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ पूछा जा रहा है 1927। राइट आंसर है। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? मोतियों का द्वीप बहरीन। बहरीन। नेक्स्ट है भौतिक राशि और इकाई दिया गया है, मिलान करना है, मिलान कीजिए। त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्ज का हो जाएगा जूल, अवयव का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्ज का हो जाएगा आपका जूल, अवयव का न्यूटन सेकंड। इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? पिच जो है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, आयाम, वेग।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 72, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो रमन प्रभाव। क्या कहा जाता है? रमन प्रभाव। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है रेडियो समस्थानिक और निदानात्मक उपयोग। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कैंसर में या फिर ट्यूमर में? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की जांच में, कैंसर का इलाज करने में। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में। आंसर होगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। यही होना चाहिए, हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा FeSO4 7H2O। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पत्ता, पत्ता। नेक्स्ट है मिलान करना है, खोज और वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने खोज की थी। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने। ABO रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैक्लिटॉन्क ने किया था। रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनार्ड ने किया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक, हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक नहीं दिया था। ABO रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन बारबरा मैक्लिटॉन्क और रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनार्ड। इसका आंसर भी मैं बताती हूँ। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत दिया गया है? असत कथन को चुना है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। जी बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है। जी हाँ, यह भी सही दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है नहीं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पेड़ पौधे श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन वह बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ऑक्सीजन जो उत्पत्ति होती है उसी को श्वसन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जी हाँ, यह भी सही दिया गया है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि रात्रि में पौधे जो हैं श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रात्रि में ही, दिन में भी श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन बाहरी वातावरणों से दिन में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय में ही ऑक्सीजन का जो उत्पत्ति होता है, ऑक्सीजन जो बनता है, उसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग देख लीजिएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, इसे मिलाना है। ओके पर जर्मेनियम, ओके पर जर्मेनियम अचालक। कमरे के ताप पर जर्मेनियम, कमरे के ताप पर जर्मेनियम आंतरिक अर्धचालक। इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम P टाइप अर्धचालक। आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम, आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम N टाइप अर्धचालक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? गौर करिएगा। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदेशक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी का अवर्धन अभिदेशक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्मदर्शी का अवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, यह सही दिया गया है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस होती है, यह गलत है। 1 और 3 है जो राइट आंसर है। ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। ताजे दूध का pH मान 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका pH मान
6 से घट जाएगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 6 से घट जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। यह भी गलत है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। जी बिल्कुल, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यही सही दिया गया है। नेक्स्ट है मिलान करना है। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है स्वतः पाचन। नेक्स्ट है माइक्रोसोम, माइक्रोसोम अंतःप्रतवी जालिका का एक भाग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग है माइक्रोसोम। माइक्रोट्यूबुल्स, साइटोपंजर, गोल्जी का गोल्जी बॉडी, स्राविक कणिका। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और खुद से देख लीजिएगा, लाइसोसोम स्वतः पाचन, माइक्रोसोम अंतःप्रतवी जालिका का एक भाग, माइक्रोट्यूबुल्स साइटोपंजर, गोल्जी का स्राविक कणिका। केकड़े किसके प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़ा किस में आएगा? ऑर्थोपोडा, मोलस्का, निडेरिया या फिर प्लेंटीहेल्मिन्थ। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कीट और मकड़ी आता है और सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है और दूसरा मोलस्का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइलम वाहिकाओं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। जाइलम वाहिनियों ट्रेकड्स, वाहिकाओं वेसल्स, जाइलम मृदुतक पैरेन्काइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है। यही तो सही लग रहा है, बाकी सब गलत दिए गए हैं। बाकी देखना चाहें तो देख सकते हैं। पादपों में नम्यता, लचीलापन दृढ़ोत्तर के कारण होता है। लचीलापन जो होता है स्थूल कोण उत्तर के कारण। मृदुतक में अंतरकोश के स्थान नहीं होता है, यह गलत है, अंतरकोश के स्थान होते हैं। जाइलम चालनी पट्टिका, चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं से बना होता है। चालनी नलिका सहचर कोशिकाओं से बना होता है, नहीं, यह भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बहुलता का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बहुलता का मान बढ़ता है, यह सही दिया गया है। और विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, नहीं, घटता है होना चाहिए था। केवल एक जो है सही दिया गया है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बहुलता का मान बढ़ता है। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस या फिर मक्खी। रिंगवर्म तो कवक के द्वारा होता है, दांत खाज खुजली कवक के द्वारा ही। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? 12 जून 1857 रोहिणी से हुआ था, देवघर के रोहिणी से। जगदीशपुर या फिर आरा कह लीजिए, यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी? मतलब शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां नुहानी ने। किसने? बहार खां नुहानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 45 तक बहुत छोटा कार्यकाल रहा, लेकिन बहुत ही अच्छे कामों भी किए। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? कांवर झील या तो बेगूसराय में है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना या तो हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर, पीसी महालनोबिस, यह दूसरा हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा यह छठी योजना में। बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन को कहेंगे सुनहरी क्रांति, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, आर्थिक दुष्चक्र, इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की? सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी? यह 1950 में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई?
स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? वर्ष 1948 में। मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा का कार्य तो बहुत सारे हैं। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन हमने करवा दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने बहुत ही कम समय में इसे कंप्लीट करवाया है, 40 मिनट में ही हमने समझ लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर स्टूडेंट लोग को भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।